एनसीईआरटी साइंटिस्ट सीरीज पार्ट 8। इसमें कुछ और साइंटिस्ट से हम लोग परिचय करेंगे। इसमें 40वें नंबर के साइंटिस्ट हैं रेजिनाल्ड सी पुनेट, ब्रिटिश के बहुत बड़े जेनेटिसिस्ट हैं, जेनेटिक्स के ज्ञाता हैं। इनका योगदान ये रहा कि इन्होंने जेनेटिक्स में जो क्रॉस कराए जा रहे थे उसके लिए एक बढ़िया पैटर्न दिया पुनेट स्क्वायर के नाम से, या फिर इसे बोला गया चेकर बोर्ड मेथड। क्या था चेकर बोर्ड मेथड? इन्होंने कहा कि एक चीज को फॉलो करिए, जब भी आपको क्रॉसिंग या सेल्फिंग करानी हो तो गारंटी है पेरेंट से गेमेट बनेंगे और गेमेट का फ्यूजन होगा तभी जाइगोट बनेंगे। तो उसे आप जो है चेकर बोर्ड मेथड से आप बना सकते हैं। चेकर बोर्ड मेथड का नियम ये है कि जो मेल गेमेट है उसे आप हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करेंगे। जो मेल गेमेट है वो हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट होगा, जो फीमेल गेमेट है वो वर्टिकल रिप्रेजेंट होगा, और जब इनका फ्यूजन होगा तो जो यहाँ बॉक्स में जीनोटाइप आएगा वही जाइगोट को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ईच स्क्वायर रिप्रेजेंट द जाइगोट इन चेकर बोर्ड या फिर इन पुनेट स्क्वायर। तो अगर आप देख पाए तो यहाँ पर जो स्क्वायर्स बन रहे हैं यही स्क्वायर जो है पुनेट स्क्वायर के नाम से जाने जाते हैं। आइए नेक्स्ट साइंटिस्ट 1891 में एक साइंटिस्ट थे हैंकिंग, जिन्होंने एक्स बॉडी, जिसे आज की डेट में एक्स क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। तो डायरेक्ट सवाल पूछा गया है। 42 नंबर पे है 1869 में एक साइंटिस्ट फ्रेडरिक मिशर, इन्होंने एक टर्म जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल था उसके लिए दी, जिसका बोला गया न्यूक्लिन। और न्यूक्लिन कैसे क्यों बोला गया? क्योंकि डीएनए एक एसिडिक सबस्टेंस था जो प्रेजेंट था कहां, न्यूक्लियस में। तो उसके लिए एक टर्म दिया फ्रेडरिक मिशर साहब ने जिसे बोला गया न्यूक्लिन। तो यहां पर नेक्स्ट जो 43 नंबर पे है 1953 में आते हैं जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण और माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन दिया, और इनका कंट्रीब्यूशन ये था कि डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, बेसिकली पूरा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया। और इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन दी कॉम्प्लीमेंटरिटी, मतलब प्यूरिन पिरिमिडीन से, पिरिमिडीन प्यूरिन से, मतलब ए हमेशा डी से, जी हमेशा सी से पेयर अप करता है, यूनिफॉर्म डिस्टेंस रहती है, इनकी स्टेबिलिटी कैसे रहती है, क्यों रहती है, सारी चीजों को एक्सप्लेन किया। लेकिन हमारा क्वेश्चन है साइंटिस्ट और उनका काम। ओके, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए किसने दिया? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। लेकिन जब ये डबल हेलिक्स मॉडल को दे रहे तो इनको एक आधार चाहिए था, एक्सपेरिमेंटल डाटा चाहिए थे, जिसे पहले प्रोड्यूस किया था एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा के नाम पे, एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा के नाम पे, और साइंटिस्ट का नाम था मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। तो बेसिकली है क्या कि जो मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा को इन्होंने जो प्रोड्यूस किया था वही यूज करके, उसी को आधार बना के डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, डीएचएम का मतलब डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए में उसे उपयोग करके, उसी का यूज करके, उसी को आधार बना के डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए को दिया गया। नेक्स्ट साइंटिस्ट आ रहे हैं एरविन चारगाफ। एरविन चारगाफ साहब क्या थे? इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल की ऑफ डीएनए के जस्ट बाद इन्होंने अपना एक इक्विवेलेंसी रूल दिया जिसे बोला गया चारगाफ्स इक्विवेलेंसी रूल। और चारगाफ्स इक्विवेलेंसी रूल क्या कहता है कि A प्लस G इज इक्वल टू T प्लस C, मतलब प्यूरिन जो है जितना होगा उतना ही पिरिमिडीन होगा। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बेटा नीट में पूछी जाती है वो सिर्फ और सिर्फ ये कि ओनली फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही एप्लीकेबल है, ना सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए एप्लीकेबल है, ना सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड आरएनए के लिए एप्लीकेबल है। तो याद रखिएगा ये सवाल पूछा गया है कि चारगाफ का जो रूल है इक्विवेलेंसी का वो सिर्फ और सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर ही लागू होता है, किस पर नहीं लागू होगा? ना तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पे
न तो सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पर। तो ये रेशियो कांस्टेंट बोला जाता है, +G/T+C=1 भी बोल सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट हैं फ्रांसिस क्रिक। इनका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने सेंट्रल डोग्मा को डिस्कवर किया। अब सेंट्रल डोग्मा क्या है आप सभी को पता है कि डीएनए से एमआरएनए बनना, एमआरएनए से प्रोटीन बनना, और डीएनए से डीएनए बनने को रेप्लिकेशन कहते हैं, डीएनए से एमआरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, एमआरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन कहते हैं। और अब तो मॉडर्न जो सेंट्रल डोग्मा है उसमें ये भी इंक्लूडेड है कि एमआरएनए से डीएनए अगर बना ले तो उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं। एंजाइम्स के बारे में आप बोल सकते हैं, डीएनए से डीएनए बनाना डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए से एमआरएनए बनाना डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, एमआरएनए से डीएनए बनाना आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, और यहां एमआरएनए से प्रोटीन बनाना, इसका मतलब ये ट्रांसलेशन है। और प्रोटीन सिंथेसिस का काम बेसिकली कहां पर होता है, तो साइट भी आप देख सकते हैं, रेप्लिकेशन न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियस के अंदर होगा, ट्रांसक्रिप्शन कहां होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियस के अंदर होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहां होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियस के अंदर होगा। तो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ये हमेशा कहां पर होंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं। लेकिन जब बात करें एमआरएनए बन चुका, तब एमआरएनए को न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियर पोर से बाहर आना पड़ेगा, और ट्रांसलेशन होने के लिए राइबोसोम यहां तैयार रहेगा साइटोप्लाज्म के अंदर, और प्रोटीन बनती चली जाएगी। तो हम राइबोसोम को इसीलिए प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं। तो ट्रांसलेशन की जो साइट है वो कहां होगी, साइटोप्लाज्म या साइटोसॉल ऑफ द सेल। तो बेसिकली ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन इससे रिलेटेड एक बात और, कि जो ये सेंट्रल डोग्मा है ये इसको सब तो फॉलो करेंगे, लेकिन वही फॉलो कर पाएगा, उन सब में वही आएंगे जिनके पास डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होगा। जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा वो कभी भी इस चीज को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो आप ये कहेंगे कि सर अगर आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल कहां हो सकता है, जैसा आप जानते हैं एचआईवी वायरस का नाम सुना है आपने, रेट्रोवायरस जितने भी हैं वो सब के सब आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल रखते हैं और वो सेंट्रल डोग्मा को फॉलो नहीं करते हैं। तो एनसीईआरटी से ये सवाल पूछे जाते हैं। और यहां पर आपने देखा रेजिनाल्ड सी पुनेट, हैंकिंग, फ्रेडरिक मिशेल, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन, और एरविन चारगास और फ्रांसिस क्रिक। ये है आपका एनएसएस 8 पार्ट। ओके, थैंक यू।